नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फर्स्ट ईयर EAFM पेपर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें अपने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से इनकी स्टडी करी थी। फर्दर आज इस वीडियो में स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें अगर अपन एरिया या स्कोप की बात करें या फिर वो जगह जहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो डील करता है, तो उसमें नंबर 1 आता है थ्योरी ऑफ फर्म का सिद्धांत। इसे थ्योरी ऑफ फर्म इसलिए बोला जाता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें किसी भी फर्म की प्रोसीजर क्या रहती है, उसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या रहेगी, प्लस उसके जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, यानी कोई भी फर्म है उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा, वो उस चीज़ की स्टडी है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में करी जाती है। यानी थ्योरी ऑफ फर्म वो पार्ट होता है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है, इसीलिए थ्योरी ऑफ फर्म को स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। फिर सेकंड आता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान। डिमांड एनालिसिस में 2-3 चीज़ें इसमें मेनली आती हैं। एक तो मीनिंग ऑफ डिमांड, यानी मांग होता क्या है। इन जनरल अपन किसी भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड करते हैं, परचेज करना है, रिक्वायरमेंट है, उसे अपन डिमांड इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग नहीं बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स में डिमांड में 5 फैक्टर्स है, उनको इंक्लूड करा जाता है। जैसे कोई भी पर्सन है, सबसे पहले तो उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के रिगार्डिंग। फिर उसके लिए एप्रोप्रिएट मीन्स, यानी उसके पास में मनी अवेलेबल हो जिससे वो प्रोडक्ट को परचेज कर सके। फिर थर्ड आता है कि वो जो मनी उसके पास अवेलेबल है उसको वो स्पेंड करने के लिए रेडी रहे, यानी वो खर्च करने के लिए तैयार रहे, फिर एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन प्राइस पे। तो ये 5 फैक्टर्स मिलके किसी भी प्रोडक्ट की इफेक्टिव डिमांड है उसको जनरेट करते हैं। फिर डिमांड में फर्दर अगर अपन आगे जाते हैं तो उस केस में एक आता है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एसेंशियल पार्ट होता है। फिर उसके बाद में एक चीज इसमें इंक्लूड करी जाती है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में जो चेंज आते हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड में कितना चेंज आएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगा और प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगा। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इफेक्टिवली मेजर करता है कि प्राइस कितनी इंक्रीज होती है तो डिमांड कितनी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो उसका क्वांटिटेटिव टर्म में कैलकुलेशन है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में करा जाता है। फिर उसके बाद में एक इसमें आता है फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, लाइक प्राइस हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर हो गया, टेस्ट हो गया, फैशन हो गया। फिर उसके बाद में उसकी बाइंग हैबिट्स हैं वो इंक्लूड करी जाती हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस। इस टाइप के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये आता है डिमांड एनालिसिस में। फिर आता है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में 2-3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है, फिर डिमांड फोरकास्ट करने के जो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, उन सब को बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है वो है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। कॉस्ट के अंदर कॉस्ट होता क्या है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं वो कौन कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल एवरेज कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद में फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, शॉर्ट टर्म कॉस्ट हो गया, लॉन्ग टर्म कॉस्ट हो गया। यानी कितने टाइप्स की कॉस्ट है वो एग्जिस्ट करती है, उसको इसमें इंक्लूड करा जाता है। फिर डिफरेंट जो कॉस्ट है लाइक मार्जिनल कॉस्ट हो गया, फिर उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, इनके आपस में क्या रिलेशन है कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होता है तो एवरेज कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। ये सारी चीज़ कॉस्ट वाले पार्ट में देखी जाती है जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है। फिर एक चीज़ इसमें प्रोडक्शन एनालिसिस है,
तो उसमें देखा जाता है कितना प्रोडक्शन करना है, कौन से कंज्यूमर सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन करना है, फिर उसमें इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगी, डिस इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगी, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है या स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करना है। फिर उसके बाद में प्रोडक्शन फंक्शंस आते हैं जिसमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों की स्टडी है वो करी जाती है। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शंस हैं उनकी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है स्टडी ऑफ कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का अध्ययन। कंपटीशन की जहाँ तक अपन बात करते हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग निकल के आता है। फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन हो गया, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं तो उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली हो गया, फिर उसके बाद में एक आता है मोनोपोली, फिर उसके बाद में डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। यानी ये डिफरेंट कंपटीशन के स्ट्रक्चर हैं वो बिजनेस इकोनॉमिक्स में डील करे जाते हैं। अब कोई भी बिजनेस है उसमें कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है कि आपका कॉम्पिटिटर कैसा प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजीज क्या क्या हैं, चाहे वो प्राइस के रिगार्डिंग हो, चाहे मार्केटिंग के रिगार्डिंग हो, चाहे सेलिंग के रिगार्डिंग हो, वो सारी चीज़ भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करी जाती है। फिर नेक्स्ट आता है प्राइसिंग एंड पॉलिसीज, मूल्य निर्धारण एवं नीतियाँ। प्राइसिंग किसी भी कंपनी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि प्राइस के बिहाफ पे कंपनी का प्रॉफिट है उसको मेजर करा जाता है कि प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट आपकी कम है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्राइस कम है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो हो सकता है प्रॉफिट ना भी हो। अब किसी भी कंपनी में या किसी फर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि कौन कौन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं। फिर आपके फर्दर कॉम्पिटिटर है उसने क्या प्राइस रखी है, तो प्राइसिंग पॉलिसीज में लाइक कॉम्पिटिटर है उसके इक्विवेलेंट प्राइस रख ली जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उससे कुछ ज़्यादा प्राइस रखी जाए या उससे कुछ कम प्राइस रखी जाए। तो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर में कौन से प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करी जाती है। तो प्राइसिंग है या प्राइसिंग पॉलिसीज हैं वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट होती है, इसीलिए इनको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मैनेजमेंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो विदाउट प्रॉफिट कोई भी फर्म, कंपनी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो प्रॉफिट है वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मेजर या फैक्टर बन जाता है जिसको बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। इसके लिए जैसे प्रॉफिट मैनेजमेंट वाले पार्ट आते हैं, लाइक आपका पीवी फैक्टर हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, वो सारी चीज़ें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट मानी जाती हैं। हालांकि अपने JNVU के सिलेबस में प्रॉफिट मैनेजमेंट वाला पार्ट है उसको इंक्लूड नहीं करा जाता है, सिंगल प्रॉफिट थ्योरीज हैं जो 5th यूनिट में आने वाली है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन। कैपिटल बजटिंग है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, यानी किसी भी फिक्स्ड एसेट में लाइक मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया या दूसरी फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करा जाता है तो सबसे पहले उसकी वायबिलिटी चेक करी जाती है कि अपना इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं रहेगा, और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग होता है। हालांकि कैपिटल बजटिंग आप लोगों के बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है, तो इस बार इस सिलेबस में बिजनेस जो कैपिटल बजटिंग है उसको अपन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, फिर भी ये इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करना। कंज्यूमर बिहेवियर है वो किसी भी फर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे या फिर जो आपके टॉप ऑफ द रीजन्स होते हैं उसमें इसको इंक्लूड करा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम क्या है, फिर उसके बाद में उसकी बाइंग हैबिट्स क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी सेविंग क्या है। फिर उसके बाद में आता है यूटिलिटी एनालिसिस, जिसे अपन कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों में स्टडी करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। तो कार्डिनल वाला पार्ट है वो सिंपल यूटिलिटी एनालिसिस में आता है और ऑर्डिनल को इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस या तटस्थता वक्र विश्लेषण बोल दिया जाता है, वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है, इसीलिए इसको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है
सेल्स प्रमोशन, विक्रय संवर्धन। हालांकि ये टॉपिक भी डायरेक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स में आजकल इंक्लूड नहीं होता है, इसके लिए अलग से मार्केटिंग मैनेजमेंट इस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। फिर भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो सेल्स प्रमोशन इसलिए होता है कि कोई भी कंपनी कितना ही बढ़िया रॉ मटेरियल परचेज कर ले, कितना ही क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर कर ले या बना ले, लेकिन मार्केट में सेल आउट करने के लिए आपकी सेल्स प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब उसमें सिंगल सेलिंग सिस्टम यूज करना है, डायरेक्ट सेलिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट करना है, दूसरी सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज लॉन्च करनी है, वो सारी चीज़ें सेल्स प्रमोशन में इंक्लूड करी जाती हैं। तो ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं, इसीलिए इनको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कोई भी कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, वो चाहे फर्म कंपनी कुछ भी हो, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर करता है तो जब तक उसके पास में क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा, बेटर क्वालिटी का फिनिश्ड गुड्स है वो प्रिपेयर नहीं करा जा सकता है। दूसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये भी देखना होता है कि आपके पास एक्सेसिव इन्वेंट्री अवेलेबल ना हो। रीजन बीइंग, एक्सेसिव इन्वेंट्री है, रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी गोडाउन की कॉस्ट आ जाती है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्लस उसके रख रखाव के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर आपको करने पड़ते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं। अगर इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो जाती है तो वो भी किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। रीजन बीइंग, आपके पास में डिफरेंट लोट में डिमांड आती है और आप टाइमली उसको सप्लाई नहीं कर पाते हैं, कंपनी की इमेज है वो खराब हो जाती है मार्केट में। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो भी हालांकि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड करा जाता है, बट स्टार्टिंग में ये इकोनॉमिक्स का पार्ट था, इसीलिए इसको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 8 to 10 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।